यू आर माई थाउजेंड ऑफ स्टार्स के एपिसोड 8 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर बॉय रूम से बाहर आकर डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उसे श्री के मेडिकल रिपोर्ट्स देते हुए कहते हैं, मिस्टर बॉय, आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि वो काफ़ी गहरे डिप्रेशन में जा चुकी और उन्हें किसी पुरानी बात का गहरा सदमा भी लगा है। क्या पिछले कुछ दिनों में आपके और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है? बॉय अंदर से टूटा हुआ हाथ में लिए रिपोर्ट को मोड़ते हुए कहता है, नहीं। डॉक्टर फिर बॉय को समझाते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर बॉय, उनकी बीमारी को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका इतना जल्दी रिकवर होना मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर वो खुश रहे तो रिकवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप उनकी पसंद की चीज़ें करना शुरू कीजिए। आपको तो पता ही होगा कि आपकी वाइफ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। डॉक्टर के इस सवाल से बॉय का दिमाग घूम जाता है। बॉय मन में ही सोच रहा होता है, टांगशी की पसंद, उससे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंने तो आज तक कभी उससे उसकी पसंद पूछी ही नहीं। बॉय खामोश रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर थोड़ी देर रुकते हैं और जब देखते हैं कि बॉय से उनके सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वो कहते हैं, अच्छा रहेगा अगर आप उनकी पसंद की चीज़ें ढूंढें और उनके साथ वही करें जो वो पसंद करती हैं। हाँ, एक चीज़ और मिस्टर बॉय, उनके हाथ में जो जख्मों के निशान हैं वो कुछ तो पुराने हैं लेकिन कुछ नए भी हैं, और जो नए हैं वो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले के हैं। फिर बॉय मन में ही कह रहा होता है, क्या 2 हफ्ते पहले? इसका मतलब वो अभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। अब बॉय की आंखों में डर और पछतावा दोनों था। बॉय मन में ही कह रहा होता है, अब मुझे उसके सामने जाने से भी डर लगने लगा है। कहीं न कहीं उसकी इस हालत के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। बॉय के दिल में दर्द उठता है, लेकिन फिर वही पुरानी नफरत उसके दिमाग में दस्तक देती है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है। फिर बॉय वही पुराने सवाल को दोहराते हुए कह रहा होता है, लेकिन इसी ने तो अनंत का कत्ल किया है ना, तो फिर इसके साथ ये सब सही तो हो रहा है। फिर इसे दर्द में देखकर मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? अब बॉय की उलझन और बढ़ जाती है। सच और झूठ के बीच में वो फंस चुका था। अब वो सच जानने के लिए बिल्कुल बेताब हो जाता है और उसी वक्त किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्द से जल्द इस बात का पता लगाओ कि 5 साल पहले टांगशी के साथ जेल में क्या हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है मेरा नाम इस्तेमाल करके किसी ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई है। और हाँ, 5 साल पहले हुए हर इंसिडेंट की अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, मुझे सारा सच चाहिए। इसके बाद होता है सीन शिफ्ट, जहां हम देखते हैं बॉय इहान को गोद में लेकर हॉस्पिटल आ रहा होता है। इहान, जो कि बेटा तो अपनी मम्मी का ही है, वो बॉय से कहता है, मिस्टर बो, क्या मम्मी की तबीयत फिर खराब हो गई है? फिर बॉय कहता है, मुझे डैडी बुलाओ। फिर वो मन ही में सोच रहा होता है, इहान की बातों से लग रहा है कि इसे टांगशी की बीमारी के बारे में पहले से ही सब पता है। अब इहान वो बॉय की गोद से उतरने की जिद करने लगता है। वो कहता है, मिस्टर बो, मुझे नीचे उतारिए, मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। इस पर बॉय कहता है, उतरना चाहते हो ना, तो मुझे पहले डैड कहकर बुलाओ, वरना तो मैं तुम्हें नहीं उतारने वाला। जाओ, फिर कैसे मिलोगे अपनी मम्मी से? पर हमारा नटखट इहान, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वो बॉय की तरफ देखकर डैड बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है, पर वो बोल ही नहीं पाता। उसे शर्म आने लगती है। फिर कहता है, मुझे अपने आप को डैडी बोलने के लिए फोर्स मत कीजिए। फिर बॉय इहान को नीचे उतार कर कहता है, तुम जितना ज़्यादा डैडी बोलोगे ये उतना ही नॉर्मल लगेगा। वैसे मैं तुम्हारा डैड ही तो हूँ, तो मुझे डैडी कहने में क्या बुराई है? फिर इहान कहता है, लेकिन मैं 5 साल से जिंदा हूँ और आपने कभी एक बार भी मेरी परवाह नहीं की। फिर बॉय कहता है, वो इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि तुम हो भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी तरह छिपाया था। मुझे तो अभी हाल ही में पता चला है कि तुम हो। फिर इहान बॉय से एक बड़ा सवाल करते हुए पूछता है, तो फिर उस वक्त के बारे में क्या, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी? अब ये मत कहिएगा कि आपको ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी। फिर बॉय इहान के इस सवाल पर जवाब देने की कोशिश तो करता है, पर चूंकि इहान की हर एक बात सच थी तो वो बस इतना ही कहता है, मैं के आगे उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और वो फिर अपने मन में ही सोच रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि टांगशी प्रेग्नेंट थी तो शायद मैंने उसे जेल ना भेजा होता। अब बॉय, जिसके पास इहान के सवाल का कोई जवाब तो था नहीं, वो इस बात को यहीं खत्म करते हुए कहता है, इहान, चलो अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मम्मी को आराम दे सकते हो। फिर इहान मम्मी की तबीयत सुनकर वो उदास हो जाता है और बॉय से कहता है,
मम्मी का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो अक्सर तो ठीक रहती है, पर जैसे ही आपसे जुड़ी कोई बात होती है उनकी हालत ऐसी ही हो जाती है। फिर बॉय मन में कहता है, क्या मुझसे जुड़ी बात? सुनकर ऐसा लगता है कि टांगशी की नज़रों में मैं एक शैतान बन गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं शी को, जो कि बेड पर लेटी शायद सो रही होती है। तभी ईहान आवाज़ देते हुए मम्मी मम्मी कहता है। ईहान की आवाज़ सुनकर शी उठ जाती है और ईहान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शी ईहान से पूछती है, ईहान आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ईहान कहता है, मम्मी आप फिर से उदास हो। अभी ईहान ये कह ही रहा होता है, शी उसे बड़ी बेताबी से जोर से गले लगा लेती है। फिर शी कहती है, मम्मी को माफ़ कर दो ईहान, मम्मी ने आपको फिर से डरा दिया ना। फिर ईहान बड़ी प्यार सी स्माइल के साथ कहता है, नहीं मम्मी। फिर शी बड़े प्यार से ईहान के चेहरे को पकड़कर कहती है, मम्मी अब ऐसा दोबारा नहीं करेगी। ईहान तुम्हारा मेरे पास वापस आना ही काफ़ी है। हाँ, मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम मेरे पास रहो। उसके बाद ईहान दरवाजे के पास खड़े बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मम्मी सच तो ये है कि आज वही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मम्मी मुझे पता है कि आप उनसे नफरत करती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वही असल में मेरे डैडी है। फिर शी डर से ईहान को गले लगाकर कहती है, नहीं। फिर ईहान कहता है, मुझे भी वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी डैड का होना हिम्मत देता है। लेकिन मम्मी अगर आप उनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मम्मी की चॉइस ईहान की चॉइस। फिर शी बोलती है, ईहान मम्मी अब और नहीं डरेगी, चलो वापस चलते हैं और अंकल के साथ रहते हैं, ठीक है? फिर ईहान बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहता है उसके बाद ईहान दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल ही रहा होता है। तभी दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा बॉय फौरन ईहान से पूछता है, अब उसकी तबीयत कैसी है? चूँकि अभी बॉय में शी के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, तो वो बस ईहान से ही उसकी तबीयत जान सकता था। इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा ईहान के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फिर ईहान कहता है, ठीक है डैडी, अगर मम्मी की तबीयत ठीक हो जाती है तो मेरी एक शर्त है, आपको हमें फिर से एक साथ करना होगा, मुझे वापस मम्मी के पास भेजना होगा। फिर बॉय कहता है, क्या फिर से तुम्हें वापस भेज दूँ उस नाम के छोटे से घर में? क्या तुम अभी भी बाहर भटकना चाहते हो? फिर ईहान थोड़ा उदास होकर बॉय से पूछता है, डैडी अगर मैं ना होता तो क्या आप मम्मी के जीने या मरने की परवाह भी करते? ईहान के इस सवाल ने बॉय को एक बार फिर से खामोश कर दिया था। फिर ईहान बॉय को समझाते हुए कह रहा होता है, देखो डैडी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो साथ रहकर भी आप लोग सिर्फ दुखी ही रहोगे, इसलिए सिर्फ मम्मी और मेरा एक साथ रहना ही सही है। आप मुझसे कभी भी कहीं भी मिल सकते हो, मैं इस बारे में मम्मी से बात कर सकता हूँ। डैडी प्लीज़ थोड़ा इस बारे में सोचिए। अब बॉय ईहान की इस समझदारी भरी बातों को सुनकर मन में ही कहता है, सिर्फ 5 साल का बच्चा, इसकी सोच इतनी साफ कैसे हो सकती है? ये इतना समझदार है कि इसके एक एक लफ्ज़ दिल को छू लेते हैं और इसकी बात में इतनी सच्चाई होती है कि वो बातें दिल तोड़ कर रख देती है। लेकिन मेरा अपना बेटा बाहर ठोकर कैसे खा सकता है? बो परिवार के खून की परवरिश तो बो परिवार में ही होगी। बॉय का ये ईगो उससे अभी भी ईहान को वापस शी के पास भेजने की मंजूरी नहीं दे रहा था। इसके बाद कुछ दिन यूं ही बीत रहे होते हैं। उस दौरान जब तक शी हॉस्पिटल में थी, बॉय हर रोज ईहान को किंडरगार्टन के बाद उससे मिलवाने लाता था, जिसकी वजह से शी अब धीरे धीरे अपने दर्द से उभरने लगी थी। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब शी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और हॉस्पिटल के बाहर वो अपने भाई से बातें कर रही होती है। उसका भाई उससे कहता है, याद रखना अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेना, एक टाइम की भी दवाई को स्किप मत करना। फिर शी कहती है, भाई देखो मैं अब ठीक हूँ, सच में मैं ज्यादातर वक्त ठीक रहती हूँ। फिर उसका भाई पूछता है, और एक बात शी, क्या होगा अगर तुम्हारी मुलाकात फिर से बॉय से हो गई तो? शी बॉय का नाम सुनकर ही डर जाती है। उसी वक्त उसका भाई भी सोच रहा होता है, जब जब शी बॉय से मिलती है तो वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और पूरी तरह से बेबस महसूस करने लगती है, क्योंकि उस आदमी ने शी को इतना गहरा दर्द दिया है, इतना गहरा जख्म दिया है कि ये हमेशा उसके डर में रहती है। इसकी बीमारी का कारण भी वही है। अब शी कहती है, भाई मेरी कुछ बीमारी सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। अब मैं बॉय के डर के साए में और नहीं रह सकती, मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। भले ही मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपने डर पर काबू पाने के लिए बहुत मेहनत करूँगी। फिर शी का भाई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है,
तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी। फिर ईहान भी शी से कहता है, मम्मी मैं भी अपनी मम्मी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। फिर शी कहती है, माई सन इज़ द बेस्ट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों के बाद का सीन हम देख रहे होते हैं, जहाँ शी ईहान और उसके अंकल रोड के किनारे पर खड़े होते हैं। शी ईहान से कह रही होती है, मम्मी कुछ देर में ही आपको किंडरगार्टन ले जाएगी। ईहान कहता है, बॉय और उसका दोस्त गाड़ी में बैठे उधर खड़े शी और ईहान को देख रहे होते हैं। उस वक्त बॉय का दोस्त उससे कह रहा होता है, बॉय क्या तुम अपनी एक्स वाइफ का पीछा कर रहे हो? फिर बॉय कहता है, अपनी जुबान संभालो नहीं तो मैं गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या बात है बॉय, आजकल तुम उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हो, क्या आखिर तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की याद आने लगी है? फिर बॉय कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो। फिर बॉय थोड़ा खांसते हुए कहता है, और हाँ मुझे आज तुमसे एक मदद चाहिए। फिर उसका दोस्त कहता है, ओह बताओ क्या मदद चाहिए? और उसके ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और वही बॉय का दोस्त शी के स्टूडियो पर पहुंच जाता है, शायद बॉय के दिए काम को पूरा करने। आइए जानते हैं बॉय का असली मकसद जो वो अपने इस दोस्त से करवाना चाहता है। तो इस वक्त शी उसको कॉफ़ी देते हुए कहती है, स्टूडियो थोड़ा पुराना और बिखरा हुआ है, ऐसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यंग मास्टर फू का आज यहाँ कैसे आना हुआ? फिर बॉय का दोस्त कहता है, तुम वही मशहूर डिज़ाइनर हो ना, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। शी उसको मना करते हुए, सॉरी मैं वो नहीं हूँ, अभी कह ही रही होती है कि इतने में बॉय का दोस्त शी की बात को काटते हुए अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है, इतनी जल्दी मना करने की ज़रूरत नहीं है मिस टांगशी, हमारी कंपनी अगले साल एक नया स्प्रिंग ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च करने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपके साथ काम कर पाएंगे। फिर दोबारा शी उसे मना करते हुए कहती है, मुझे माफ़ करिए मैं वो डिज़ाइनर नहीं हूँ और मैं शादी के जोड़े डिज़ाइन नहीं करना चाहती हूँ, मेरा प्यार से भरोसा ही उड़ चुका है, इसलिए शादी के जोड़े, जहाँ शादी के जोड़ों की बात आती है शी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, जैसे कि इससे आगे बोलने का उसका दिल ही नहीं चाह रहा हो। पर फिर कुछ पल रुक कर उसके बाद कहती है, मैं उन्हें डिज़ाइन नहीं कर सकती, प्लीज़ लीव, यहाँ से चले जाइए। फिर बॉय का दोस्त शी को थोड़ा फोर्स करते हुए कहता है, मैं समझता हूँ लेकिन मिस टांग मुझे अब भी उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर सोचिएगा, भले ही आपको पहले चोट लगी हो लेकिन जख्म को थोड़ी धूप तो मिलनी चाहिए ना। शायद उसकी ये बात अब शी को थोड़ा हौसला देती है। आगे वो कहता है, आपका टैलेंट हमेशा आपका ही रहता है, इसे कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर आप अपना मन बदल ले तो बिना सोचे आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा, हमारी डिज़ाइनर टीम दिल से आपके जुड़ने का इंतज़ार कर रही है। फिर वो जाते जाते शी की तरफ मुड़कर एक मस्त स्माइल और आंख मारते हुए कहता है, और हाँ थैंक्स इतनी अमेजिंग कॉफ़ी के लिए। तो अब आगे देखना है कि शी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और हाँ ये भी तो जानना है कि ये प्लान सच में बॉय का है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर हम साथ में मिलकर अपनी इस एडवेंचर को कंप्लीट कर सकें। तो आज के हम अपनी इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।